हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है, तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 366 से 371 तक। थर्ड। एक सुस्त सी आवाज के साथ धूल उड़ने लगी। फैंग जेंग जमीन पर मुंह के बल गिरा पड़ा था। ऊंचाई से गिरा जरूर था, लेकिन गिरते वक्त ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए वो बच गया। थू थू थू। फैंग जेंग जमीन पर लेटे हुए घास और मिट्टी को मुंह से थूकने लगा। उसका पूरा बदन दर्द से कराह उठा और सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। ये जगह है कहाँ? उसने धीरे धीरे गहरी सांस ली और किसी तरह उठ खड़ा हुआ। आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी, जैसे किसी घास के मैदान में आ गया हो। हल्की हवा में घास लहर रही थी और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से बना एक सुंदर कालीन दूर तक फैला हुआ था। बहुत दूर एक ऊंचा चमकीला पारदर्शी सा क्रिस्टल माउंटेन दिखाई दे रहा था। वो क्रिस्टल माउंटेन आधा पारदर्शी था, हल्का गुलाबी रंग लिए हुए, जैसे किसी सपने का दृश्य हो। उसकी जगह से साफ दिख रहा था कि कुछ लोग उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। उस विशाल क्रिस्टल माउंटेन के सामने वे लोग बहुत छोटे लग रहे थे, जैसे चींटियां हों। जो सबसे पहले उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा वही पाएगा ह्यू इमॉर्टल इनहेरिटेंस। अचानक फैंग जेंग को उस रहस्यमयी लड़की के शब्द याद आए। वो छोटी लड़की कौन थी? क्या सच में उस पहाड़ पर चढ़कर ह्यू इमॉर्टल इनहेरिटेंस मिल सकती है? वो अभी अपने संदेहों में ही खोया था कि अचानक उसके भीतर से लॉर्ड स्काईक्रेन की चिंतित आवाज गूंज उठी। मूर्ख डिसाइपल, अभी तक क्या सोच रहा है? जल्दी उस डांगहू माउंटेन पर चढ़ना शुरू कर। मास्टर! फैंग जेंग एक साथ चौंक भी गया और खुश भी हुआ। वो छोटी लड़की कौन थी, और मैं कोई जीव क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं? जल्दी बढ़, हर पल कीमती है। सुन, मैं समझाता हूं, लॉर्ड स्काईक्रेन जल्दी जल्दी बोला। ह्यू इमॉर्टल इनहेरिटेंस कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक पूरी की पूरी गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस है। इसका सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है। जो इसे हासिल करेगा वही ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा और उसके लिए इमॉर्टल बनने का बड़ा मौका होगा। बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। जो छोटी लड़की तूने देखी वही ह्यू इमॉर्टल इनहेरिटेंस है। अगर तू सबसे पहले उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वही तेरी मास्टर बन जाएगी और तू पाएगा गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस। फैंग जेंग दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी की ओर देखने लगा। वो सदर्न बॉर्डर में पला बढ़ा था, जहां पहाड़ बहुत थे, इसलिए उसे पता था कि पहाड़ पास दिखे तो भी हकीकत में बहुत दूर होते हैं। मास्टर, मैं तो इस क्रिस्टल माउंटेन से बहुत दूर हूं और बाकी लोग तो पहले ही चढ़ने लगे हैं। इतना बड़ा फासला है और मैं कोई मूवमेंट जीव भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं जीतूंगा कैसे? लॉर्ड स्काईक्रेन ने झल्लाते हुए कहा। अज्ञानी, ये ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड है, बाकी जगहों जैसी नहीं। हु इमॉर्टल भले ही अब नहीं रही, लेकिन उसकी इच्छा अब भी यहां मौजूद है। तेरे सारे मूवमेंट जीव उसी इच्छा ने बंद कर दिए हैं, इसलिए तू कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाकी लोगों की हालत भी तेरी जैसी ही है। अब सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा करके चढ़ना होगा, यही इस परीक्षा का हिस्सा है। फैंग जेंग मायूस होकर बोला, मैं मूवमेंट गू नहीं चला सकता, इतना बड़ा फासला है, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा? और ये भी अजीब है, हम सब तो एक एक करके उसी गेट हाउस से अंदर आए थे, फिर इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? लॉर्ड स्काईक्रेन हंस पड़ा। ये गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड है। यहां समय का प्रवाह बाहर की दुनिया से अलग है। बाहर की एक दिन यहां 5 दिन के बराबर है। तुम लोग गेट हाउस में एक के बाद एक दाखिल हुए तो वहां समय का फर्क कम था, लेकिन यहां आने के बाद समय का अंतर बढ़ गया। इसी वजह से पहले जो ग्रेट कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें रैंकिंग का इतना महत्व था। हर रैंक एक विशेष लाभ देता है, और जो सबसे नीचे रैंक पर होता है उसके पास जीतने की लगभग कोई उम्मीद नहीं रहती। अच्छा, तो बात ये थी। फैंग जेंग को अब जाकर समझ आया कि उस ग्रेट कॉम्पिटिशन में ऊंची रैंकिंग हासिल करना कितना जरूरी था। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी ताकत सीमित थी और दूसरों के सामने वो कुछ भी नहीं था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान सेक्ट्स अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास अद्भुत प्रतिभाएं और गहरी नींव थी। सदर्न बॉर्डर के बड़े क्लैन भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस पीढ़ी के एलीट डिसाइपल्स में फंग जेंग, फेरी बीशिया, गू टिंग और वे वूशंग जैसे डिसाइपल्स सिर्फ दूसरे दर्जे के थे। पहले दर्जे के डिसाइपल्स थे फेंग जिन हुआंग, यिंग शेंगजी और शाओ ची सिंग जैसे लोग। उनके पास मजबूत पृष्ठभूमि थी, गू इमॉर्टल्स का सहारा था, बचपन से ही उन्हें बहुत ध्यान से पाला गया था। उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी और कई बार तो गू इमॉर्टल स्तर के लोग खुद उन्हें कल्टीवेशन में मार्गदर्शन देते थे। इसके मुकाबले फैंग जेंग तो बस एक देहाती लड़का था। हाँ, उसे कुछ भाग्यशाली मौके मिले थे, लेकिन वो गू इमॉर्टल्स के समर्थन के सामने कुछ भी नहीं थे। मेरी रैंकिंग बहुत ऊंची नहीं थी,
अब क्या किया जा सकता है? मैंने उस ग्रेट कॉम्पिटिशन में अपनी पूरी जान लगा दी थी, यहाँ तक कि मेरे लगभग सारे आयन बीक फ्लाइंग क्रेन्स भी मर गए, फैंग जेंग ने पछतावे और लाचारी से कहा। जैसे ही वो सोचता जा रहा था, अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मास्टर, जब यहाँ गू वर्म्स का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता तो आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मास्टर, आपके पास तो ये राज भी था, आप तो वाकई कमाल के हैं। हा, लॉर्ड स्काईक्रेन जोर से हंस पड़ा। मूर्ख डिसाइपल, आखिरकार तुझे अब जाकर एहसास हुआ, लेकिन तू अपने मास्टर को ज्यादा आंक रहा है। मैं जब जिंदा था तब रैंक 5 तक ही पहुंचा था, और अब मरने के बाद मेरी आत्मा स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली में रह रही है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं तुझसे बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर लॉर्ड ही फेंगयांग ने यह संभव किया है। फैंग जेंग, ये बात याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ गू इमॉर्टल्स ही गू इमॉर्टल से टक्कर ले सकते हैं। सुप्रीम एल्डर ही फेंगयांग? फैंग जेंग हैरान रह गया। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में बहुत से गू इमॉर्टल्स थे, उनमें से एक ही फेंगयांग भी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका उनसे कोई लेना देना होगा। लॉर्ड स्काईक्रेन ने गहरी आवाज में कहा, फैंग जेंग, हु इमॉर्टल इनहेरिटेंस कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें एक लैंड स्पिरिट है, यानी इस ब्लेस्ड लैंड की अपनी खुद की इच्छा है। यहां तक कि कोई ग्यू इमॉर्टल भी इसे जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकता। लैंड स्पिरिट्स मासूम होते हैं पर अपने पुराने मास्टर की लगन को विरासत में रखते हैं। अगर कोई गू इमॉर्टल जबरदस्ती हमला करे तो लैंड स्पिरिट भले उसका सामना ना कर पाए, लेकिन वो खुद को नष्ट कर सकता है, और साथ ही पूरे ब्लेस्ड लैंड को भी। ऐसा होने पर हमला करने वाला ज्यू मास्टर भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, और उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम जैसे एलीट डिसाइपल्स को भेजा है। इस महान प्रतियोगिता में स्पिरिट अफिनिटी हाउस की फेंग जिनहुआंग सच में कमाल की है। वो लड़की तो सच में प्रतिभाशाली लोगों में भी एक प्रतिभा है, सब पर घमंड से नजर डालती है, मानो लोगों में एक फीनिक्स हो। तुम्हारी ताकत उसके सामने कम है, हार जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की हार अभी तय नहीं हुई है। तुम हमारे सेक्ट की आशा हो, जो सब पलट सकती है। मैं? फैंग जेंग की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा भरोसा उस पर किया जा सकता है। धीरे धीरे उसे सब समझ में आने लगा। हु इमॉर्टल इनहेरिटेंस की ये प्रतियोगिता देखने में तो 10 सेक्ट्स के एलीट डिसाइपल्स के बीच लगती थी, लेकिन असल में ये 10 महान सेक्ट्स के बीच की लड़ाई थी। उनके जैसे डिसाइपल्स तो बस शतरंज के मोहरे थे, जबकि गू इमॉर्टल्स असली खिलाड़ी थे, जो पर्दे के पीछे से चालें चल रहे थे। और वो खुद, अनजान रहते हुए, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का गुप्त अस्त्र चुना गया था। मास्टर, क्या सेक्ट मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही? मैं अभी कोई जीव इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसे में जीतूंगा कैसे? है। लॉर्ड स्काईक्रेन ने गर्व से हंसते हुए कहा, फैंग जेंग, क्या तुझे पता है ये क्रिस्टल माउंटेन असल में क्या है? ये वही डांगहू माउंटेन है जो रेंजू की लेजेंड्स में आती है। डैंगहन माउंटेन। फैंग जेंग चौंक पड़ा। रेंजू की कथाएं पूरी दुनिया में फैली हुई थीं। फैंग जेंग भी इस प्रसिद्ध डांगहू माउंटेन के बारे में जानता था। लॉर्ड स्काईक्रेन ने आगे कहा, जैसे ही कोई भी जीव डैंगहन माउंटेन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसकी सोल पर झटका पड़ता है। जितना ऊपर जाएगा, झटका उतना ही ज्यादा तेज होगा। बहुत से जीवों की सोल इतनी मजबूत नहीं होती, वो आधे रास्ते में ही बिखर जाती है। लेकिन ये एक राइचस पाथ की इनहेरिटेंस है, इसलिए उतनी खतरनाक नहीं है जितनी डिमोनिक पाथ की होती है। लैंड स्पिरिट ने डांगहन माउंटेन की शक्ति को दबा दिया है, ताकि तुम जैसे एलीट डिसाइपल्स को शिखर तक पहुंचने का मौका मिले। अगर कोई ऊपर नहीं जा पाता तो लैंड स्पिरिट उसे बाहर भेज देती है, यानी जान का कोई खतरा नहीं है। फिर लॉर्ड स्काईक्रेन की आवाज गंभीर हो गई, फैंग जेंग, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुमने बहुत छोटी उम्र में अपने पूरे क्लैन का विनाश देखा, और वो विनाश करने वाला तुम्हारा बड़ा भाई था। तुम बदला लेने की ठान चुके हो, तुम्हारी इच्छा बहुत दृढ़ है। इस भयानक घटना से गुजरने के कारण तुम्हारी सोल तुम्हारे साथियों से कहीं मजबूत हो गई है, लेकिन फिर भी फेंग जिनहुआंग और शाओ कीक्सिंग जैसे लोगों से थोड़ा अंतर अब भी है। लेकिन निराश मत होना, लॉर्ड ही फेंगयांग की योजना की असली चाल यही है। उन्होंने गुप्त तरीके से स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली को फिर से जीवित किया। अब मैं अपनी आत्मा से तुम्हें सहारा दूंगा और डांगहू माउंटेन की चोटी तक पहुंचने में तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। लॉर्ड स्काईक्रेन एक रैंक 5 ग्यू मास्टर था, जिसने अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था। लंबी उम्र और गहरी साधना के कारण उसकी आत्मा की ताकत स्वाभाविक रूप से फेंग जिनहुआंग और शाओ ची सिंग जैसे डिसाइपल से कहीं ज्यादा थी। ये दोनों प्रतिभाएं अभी अपने चरम पर थीं, उनका भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन इस समय उनकी सोल की नींव लॉर्ड स्काईक्रेन के बराबर नहीं थी। फैंग जेंग के मन में खुशी और चिंता दोनों थीं। मास्टर की मदद से जीतने का मौका तो है, लेकिन अगर इसे चीटिंग माना गया तो? अगर दूसरे ग्यू इमॉर्टल्स को पता चल गया तो क्या करेंगे? लॉर्ड स्काईक्रेन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा,
मूर्ख बच्चे, ये चीटिंग नहीं बल्कि हमारी क्षमता और बुद्धि है। हम गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस अपनी योग्यता से हासिल कर रहे हैं। ये पूरी तरह न्यायसंगत है। डर मत, तेरे पीछे पूरा इमॉर्टल क्रेन सेक्ट खड़ा है और लॉर्ड ही फेंग यांग तेरा संरक्षण कर रहे हैं। दूसरे गू इमॉर्टल्स तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी गू इमॉर्टल्स ब्लेसड लैंड में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वे अंदर आए तो लैंड स्पिरिट का पलटवार झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को कुछ शक भी हुआ तो वे बस देखते रह जाएंगे। हा, लैंड स्पिरिट इतनी शक्तिशाली होती है? गू इमॉर्टल्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? फैंग जेंग हैरान रह गया। एक को पूरी ताकत लगानी पड़ती है जबकि दूसरा खुद को रोकता है, और लैंड स्पिरिट तो ब्लेसड लैंड में रची बसी होती है। ब्लेसड लैंड में वो किसी देवता की तरह होती है जो सब कुछ नियंत्रित कर सकती है। जो लैंड स्पिरिट को नियंत्रित कर ले वही पूरे ब्लेस्ड लैंड पर अधिकार पा लेता है। लॉर्ड स्काईक्रेन हंस पड़ा। तब फैंग जेंग को समझ आया, आह, तो वो छोटी लड़की जिसे हमने देखा था वही लैंड स्पिरिट थी। हा, लॉर्ड स्काईक्रेन फिर से हंसा। डिसाइपल, तू इतना भी मूर्ख नहीं है, आखिरकार समझ ही गया। हाँ, वो छोटी लड़की हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट ही है। अब आगे बढ़, बिना रुके। डांगहू माउंटेन बहुत कठिन है, इसे चढ़ने में कम से कम 1 साल लगेगा। एहतियात के तौर पर अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस चुपचाप तेरी मदद करता रहूंगा। मेरी सहायता से तेरे पास ह्यू इमॉर्टल इनहेरिटेंस हासिल करने की 80% संभावना है। जब तू ये इनहेरिटेंस पा लेगा तब तेरी जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। तू भिखारी से राजा बन जाएगा, मानो सीधे आसमान पर चढ़ गया हो। मैं समझ गया मास्टर, मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। फैंग जेंग की आंखों में दृढ़ता और जोश की चमक थी। जा, पूरा इमॉर्टल क्रेन सेक्ट तुझ पर नजर रखे हुए है। लॉर्ड स्काई क्रेन के इस एक वाक्य ने फैंग जेंग के खून में जोश भर दिया। फैंग जेंग खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद सदर्न बॉर्डर की सांचा माउंटेन पर एक विशाल गुफा के अंदर, जहां चारों तरफ तेज लाइट्स जल रही थीं, वहां एक बड़ा भोज चल रहा था। कई गू मास्टर शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। आओ, सब लोग खुलकर खाओ पियो, कोई झिझक मत करना। सेंचुरी बॉय मुख्य आसन पर बैठा था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए जोर से सबका स्वागत कर रहा था। सेंचुरी बॉय ने काले रंग का चोगा पहन रखा था। देखने में तो वो एक नन्हा लड़का लगता था, लेकिन असल में उसकी उम्र 180 साल से भी ज्यादा थी। इस दुनिया में सामान्य परिस्थितियों में इंसान की उम्र मुश्किल से 100 साल तक ही होती थी। अगर कोई अपनी उम्र बढ़ाना चाहता तो सबसे अच्छा तरीका था लाइफ स्पैन ज्यू ढूंढना। लेकिन लाइफ स्पैन ज्यू बहुत ही दुर्लभ होती थीं, इसलिए उन्हें पाना आसान नहीं था। इंसान तो सारे जीवों में सबसे समझदार माना जाता है, कौन ऐसा होगा जो लंबी उम्र नहीं चाहेगा? इसलिए उन्होंने और भी बहुत से तरीके निकाले। सेंचुरी बॉय भी ऐसा ही एक उदाहरण था। भले ही उसे लाइफ स्पैन गू नहीं मिली, लेकिन उसके पास रिटर्न टू चाइल्डहुड गू थी, जो उसकी जीवन शक्ति को जमा करती और धीरे धीरे छोड़ती रहती थी। इस वजह से उसकी उम्र तो बढ़ती रही, पर उसका शरीर और रूप हमेशा बच्चे जैसा ही बना रहा। इस समय सेंचुरी बॉय के पास रैंक 4 अपर स्टेज का कल्टिवेशन था और साथ ही उसके पास 180 सालों का अनुभव था। वो सच में डिमोनिक पाथ की पुरानी पीढ़ी के वरिष्ठ लोगों में गिना जाता था। समय के साथ वो बेहद चतुर और अनुभवी बन गया था। उसने दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसे दावतें देना और अलग अलग लोगों को बुलाकर बैठना बहुत पसंद था। कभी कभी वो नए गू मास्टर्स को सलाह भी देता और अपने अनुभवों से उन्हें सिखाता। डिमोनिक पाथ में उसका नाम युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले के रूप में जाना जाता था। जिन गू मास्टर्स को उसने सिखाया था उनमें से कई ने उसे अपना गॉडफादर मान लिया था। वक्त के साथ उसने अपने गॉडसन्स और गॉड डॉटर्स की एक बड़ी टोली बना ली थी, जो अब एक मजबूत शक्ति बन चुकी थी। आज के इस भोज में जो लोग बैठे थे उनमें से ज्यादातर उसके वही गॉडसन्स और गॉड डॉटर्स थे। इसके अलावा कुछ खास मेहमान भी मौजूद थे, जैसे रॉक लिजार्ड ली क्यांग और फायरी स्टार बाओ टोंग। ये दोनों डिमोनिक पाथ के जाने माने व्यक्ति थे और किसी भी हाल में कम नहीं आके जा सकते थे। शांग क्लैन के यीहो की ताकत वाकई में जबरदस्त है। उसने बाकी 4 रैंक 4 पीक स्टेज एक्सपर्ट्स को दबा दिया है। अभी सांचा माउंटेन पर कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता। गू रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर फेंग टियनयू भी पहुंच चुका है और उसने यीहुओ के लिए एक गू रिफाइन करने के लिए हामी भर दी है। पता नहीं वो कौन सा गू रिफाइन कर रहा है, लेकिन इतना तय है कि वीहो की लड़ने की ताकत और बढ़ जाएगी। भोज में सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय पर हो रही थी, सांचा माउंटेन की मौजूदा स्थिति पर। यीहुओ शांग क्लान से आया था और राइचस पाथ का प्रतिनिधि था। उसकी ताकत और प्रभाव इतना बड़ा था कि उसने पूरे माउंटेन पर डिमोनिक ज्यू मास्टर्स को दबा दिया था। अब वे खुलकर लड़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि सबके मन में डर बैठ गया था।
यी हुओ भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो सिर्फ रैंक 4 पीक स्टेज का है। अगर टाइबा श्यू जिंदा होता तो वो जरूर उससे मुकाबला कर सकता था। तब यी हुओ आज इतनी चमक में नहीं होता। जैसे ही टाइबा श्यू का नाम आया, सबके मन में फैंग युआन की याद आ गई। कुछ दिन पहले लिटिल बीस्ट किंग ने यूकैंग को मार डाला। ये इस महीने उसका चौथा स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था जिसे उसने खत्म किया, किसी ने धीरे से कहा। यूकैंग यू क्लैन का स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था, जो कि एक छोटे मझोले क्लैन से आता था। जब से फैंग युआन ने टाइबा श्यू को मारा था, तब से उसका रुतबा बढ़ता ही गया। वो लगातार नए नए झगड़े ढूंढता रहा और डिमोनिक पाथ और राइचस पाथ दोनों के गू मास्टर्स को मारता चला गया। उसकी ये खौफनाक और निर्दयी पहचान अब पूरे सैंचा माउंटेन में गूंजने लगी थी। सेंचुरी बॉय के कान हल्के से फड़के और जैसे ही उसने लिटिल बीस्ट किंग शब्द सुना, उसका चेहरा बिगड़ गया। फांग युआन ने स्काई टाइगर क्षुए सांसी को मार डाला था, जो कि सेंचुरी बॉय की गॉड डॉटर थी। तब से वो हर जगह बोलता फिर रहा था कि वो फैंग युआन से बदला लेगा। लेकिन जब से फैंग युआन ने टाइबा श्यू को मारा, सेंचुरी बॉय एकदम चुप हो गया और उसने कभी दोबारा उसका नाम तक नहीं लिया। HMPH लिटिल बीस्ट किंग की ताकत उसकी खुद की नहीं है, बल्कि 3 किंग्स इनहेरिटेंस की वजह से है। उसे उस इनहेरिटेंस के कई सीक्रेट्स मालूम है और हर बार जब वो उसमें प्रवेश करता है तो हमें से कहीं ज्यादा फायदा उठा लेता है। ली शैन, तुमने उसके साथ सौदे किए हैं, तुम तो उसकी स्थिति बेहतर जानते हो ना? रॉक लिजर्ड ली क्यांग ने जोर से कहा। ली शैन ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। इन कुछ महीनों में लिटिल बीस्ट किंग ने कई बार 3 किंग्स इनहेरिटेंस के सीक्रेट्स बेचे हैं। जो जानकारी उसने दी वो ज्यादातर सही साबित हुई। जैसे किंग सिन इनहेरिटेंस के शुरुआती चरण में हैरी मैन की ग्यू रिफाइनमेंट प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है। उसने किंग क्वॉन इनहेरिटेंस से जुड़े कुछ अपने अनुभव भी बताए। लिटिल बीस्ट किंग के पास और भी कई बड़े सीक्रेट्स हैं जिन्हें वो अपने दिल में छिपाए बैठा है। किस्मत ने उसका साथ दिया है, उसने इस बार वाकई बड़ा हाथ मारा है। उसका स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रहा है और अब वो 3 किंग्स इनहेरिटेंस का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। फायरी स्टार बाओटोंग ने शराब पीते हुए कहा, उसकी आवाज में ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों झलक रही थीं। फैंग ज़ेंग भी अब बहुत मजबूत हो गया है, उसने अपने गू वर्म्स भी पहले से कहीं बेहतर कर लिए हैं। इन महीनों में वो और बाय निंगबिंग दोनों साथ घूम रहे हैं, दोनों मानो कोई पागल हत्यारे जोड़ी हों। पता नहीं कितने लोग उनके छिपे हुए हमलों में मारे जा चुके हैं। लिटिल बीस्ट किंग के अंदर बहुत बड़े इरादे हैं। जब से वो सैंचा माउंटेन पर आया है, तब से वो बार बार स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर्स को चुनौती देता रहा है। हाल ही में उसने फिर से घोषणा की है कि वो स्ट्रेंथ पाथ में नंबर 1 बनेगा और प्राचीन स्ट्रेंथ पाथ की पुरानी महिमा को वापस लाएगा। सौभाग्य से मैं स्ट्रेंथ पाथ का जू मास्टर नहीं हूं। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठकर बातें कर रहे थे। फैंग युआन अब तक केवल स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर से ही भिड़ रहा था, इसलिए उसी रास्ते के गू मास्टर्स पर खतरा मंडरा रहा था, जबकि बाकी रास्तों के गू मास्टर्स किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे और दूसरे की मुसीबत पर चुपके से खुश हो रहे थे। हालांकि फांग युआन के काम खुलेआम और दबंग किस्म के थे, लेकिन उसने लोगों का गुस्सा अपने ऊपर नहीं खींचा था। एक तरफ वो बहुत ताकतवर था, ऊपर से उड़ भी सकता था, जिससे उससे भिड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ उसने 3 किंग्स इनहेरिटेंस की बहुत सी जानकारी खुद ही लोगों को बताई थी, जिससे कई लोग उससे खुश हो गए थे। और सबसे अहम बात, वो सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर्स से ही उलझता था, बाकी रास्तों के लोगों को बिना वजह नहीं छेड़ता था। सेंचुरी बॉय, तुम जरा संभल के रहो। जहां तक मुझे याद है, तुम भी स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर हो ना? वो फांग ज़ेंग बहुत ही धूर्त और निर्दयी है, बिल्कुल पागल और बेरहम। रॉक लिजर्ड ली क्यांग ने सेंचुरी बॉय को गहरी नज़र से देखते हुए जैसे भले के लिए समझाया। सेंचुरी बॉय ने भीतर ही भीतर लंबी सांस ली। किसे पता था कि फैंग युआन इतना हिंसक निकलेगा? हाय, हर पीढ़ी में नए जीनियस पैदा होते रहते हैं। आजकल तो जैसे झुंड के झुंड निकल रहे हैं। कुछ साल पहले मो वू टियान था और अब ये लिटिल बीस्ट किंग आ गया है। दुनिया सच में मुश्किल होती जा रही है। अब तो गॉडफादर बने रहना भी आसान नहीं। सेंचुरी बॉय मन ही मन ऐसा सोच रहा था, लेकिन बाहर से वो सख्त लहजे में बोला, हूं, जब स्वर्ग किसी को मिटाना चाहता है तो पहले उसे पागल बना देता है। ये लिटिल बीस्ट किंग दिन ब दिन और पागल होता जा रहा है, अब उसकी मौत ज्यादा दूर नहीं। उसने मेरी गॉड डॉटर सुए सांसी को मार डाला, बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। पहले 3 किंग्स इनहेरिटेंस खत्म हो जाने दो, फिर मैं धीरे धीरे हिसाब बराबर करूंगा। अभी सबसे जरूरी चीज वही इनहेरिटेंस है। इतना कहकर उसने वहां बैठे अपने गॉडसन्स और गॉड डॉटर्स को समझाया, तुम सबको भी ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज पहले जरूरी है। 3 किंग्स इनहेरिटेंस 100 साल में एक बार आने वाला मौका है। इसे जितना पकड़ सको पकड़ लो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। उसका मतलब साफ था, तुम्हें लिटिल बीस्ट किंग से उलझने से बचना चाहिए। गॉडफादर सही कह रहे हैं।
गॉडफादर की बातें बहुत गहरी और समझदारी भरी हैं। बदला तो ठंडा ही अच्छा लगता है। वो लिटिल बीस्ट किंग ज्यादा दिन नहीं उछल पाएगा। उसने टाइबा एक्सुए को मार डाला, टाई क्लैन के यंग मास्टर को भी भगाया। जब टाई क्लैन उसे पकड़ लेगा तब देखेंगे उसका क्या हाल होता है। सुना है कि टाई क्लैन के लोग चुपके से सैंचा माउंटेन पहुंच भी चुके हैं। गॉडफादर, जब मेरी कल्टिवेशन रैंक 4 तक पहुंच जाएगी तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही उस लिटिल बीस्ट किंग को खत्म कर दूंगा। वो ज्यादा दिन इतराएगा नहीं। मेरे थंडरक्लैप ड्यू के नीचे उसका नामोनिशान नहीं बचेगा। सब गॉडसन्स और गॉड डॉटर्स एक के बाद एक बोलने लगे। कोई अपनी वफादारी जताने लगा कि वो सेंचुरी बॉय के लिए कुछ भी करेगा। कोई उसे चापलूसी में कहने लगा कि फैंग युआन जैसे आदमी पर ध्यान देने लायक नहीं। और कुछ ने तो सीधे सीधे कहा कि फैंग युआन का वक्त अब खत्म होने वाला है। अच्छा अच्छा, तुम सब मेरे गॉड चिल्ड्रन हो और तुम्हें मैंने यूं ही नहीं सिखाया। सेंचुरी बॉय जोर से हंस पड़ा। उसी वक्त गुफा के बाहर से अचानक एक आवाज आई। सेंचुरी बॉय, मैं फैंग जेंग हूं, बाहर आओ। कुछ ही पलों पहले जो महफिल में हंसी ठिठोली गूंज रही थी वो एकदम खामोश हो गई। लिटिल बीस्ट किंग। वो यहां मुसीबत खड़ी करने कैसे आ गया? हर कोई चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। खासकर सेंचुरी बॉय और उसके गॉडसन्स गॉड डॉटर्स सब एकदम जड़ बन गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। हाँ, ये तो लिटिल बीस्ट किंग की ही आवाज है। लगता है वो सच में आ गया। ली शियान ने मुस्कान दबाते हुए खामोशी तोड़ी। रॉक लिजार्ड ली क्यांग, फायरी स्टार बाओटोंग और बाकी सबने अपनी शराब के प्याले नीचे रख दिए और चेहरों पर गंभीरता आ गई। धड़ाम! सेंचुरी बॉय ने गुस्से में प्याला मेज पर पटक दिया, दांत भींचकर बाहर चिल्लाया, लिटिल बीस्ट किंग, मैं यहां हूं। क्या चाहिए तुझे? बाहर से फैंग युआन की आवाज गूंजी। हूं। सेंचुरी बॉय, तुमने इतनी बड़ी दावत रखी, सब वीरों को बुलाया, लेकिन मुझे नहीं? क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। चूंकि तुम भी स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर हो तो बाहर आओ और मुझसे मुकाबला करो। सेंचुरी बॉय ये सुनते ही सन रह गया। पहले तो फैंग युआन के अचानक आ जाने से वो हक्का बक्का रह गया, फिर उसकी दबंग बातें सुनकर गुस्सा भी आया, और ऊपर से जब उसने ऐसे कहा जैसे सेंचुरी बॉय सच में माफी मांगेगा तो वो और भड़क गया। लेकिन सेंचुरी बॉय सच में मौत तक की लड़ाई नहीं चाहता था। उसने इधर उधर देखा और फिर गुस्से से चिल्लाया, लिटिल बीस्ट किंग, ज्यादा मत उछलो। तुम यहां झगड़ा करने आए हो और बाकी सबकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रख रहे। तुम तो सब वीरों का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें साफ बता देता हूं, यहां लॉर्ड रॉक लिजार्ड ली क्यांग मौजूद हैं, लॉर्ड फायरी स्टार बाओटोंग भी हैं और यंग मास्टर ली शियान भी हैं जो डिमोनिक पाथ के उभरते सितारे हैं। क्या तुम मौत को न्योता दे रहे हो? उसकी ये बात सुनकर मेहमानों के चेहरे बदल गए। सबके मन में यही चल रहा था, ये धूर्त सेंचुरी बॉय हमें भी अपने साथ घसीट रहा है। लेकिन फैंग युआन की आवाज फिर आई, सेंचुरी बॉय, तुम कायर हो। तुमने वीरों को बुलाया, लेकिन साफ सुन लो, मैं यहां लड़ाई करने आया हूं, मगर दूसरों से नहीं, सिर्फ तुमसे। मैं स्ट्रेंथ पाथ की पुरानी शान और ताकत वापस लाने आया हूं। तुम जैसे डरपोक लोग स्ट्रेंथ पाथ का नाम मिटा रहे हो। बाहर आओ और अपनी मौत स्वीकार करो। ली क्यांग का गंभीर चेहरा ये सुनकर थोड़ा ढीला पड़ा। फैंग युआन ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ सेंचुरी बॉय के लिए आया है, इससे सबकी जान में जान आई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग हमारे नाम जानता है, बाओटोंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गर्व से कहा। ली शियान ने मंद मुस्कान के साथ सेंचुरी बॉय की तरफ देखा, जैसे तमाशा देखने का मन बना लिया हो। सेंचुरी बॉय, जो अब उम्र के साथ चालाक हो गया था, उसने जब सबके चेहरे देखे तो उसका चेहरा एकदम उतर गया। जैसे ही फैंग युआन वहां सेंचुरी बॉय पर चिल्ला रहा था, सेंचुरी बॉय के सीने में गुस्से की आग जल रही थी। उसके मन में चल रहा था, भले ही वो लिटिल बीस्ट किंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टाइबा शू को मारने की वजह सिर्फ उसकी उड़ने की ताकत थी। वो अभी बहुत छोटा है। मैंने उससे ज्यादा नमक खाया है जितना उसने चावल नहीं खाया होगा। जब तक मैं ध्यान से अपनी रक्षा करता रहूं और जल्दबाजी ना करूं, तब तक मैं किसी जानलेवा खतरे में नहीं पड़ूंगा। भीड़ के सामने सेंचुरी बॉय को अपना चेहरा बचाना ही था। अगर वो यहां लड़ाई से पीछे हट जाता तो उसकी वो इज्जत और नाम जो उसने सालों में कमाया था, पल में मिट जाता। लेकिन अगर हालात वाकई खराब हो गए तो मैं अपनी गुफा में भाग सकता हूं। यहां दावत में इतने लोग हैं, फैंग युआन कभी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मगर जो बात मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही है वो ये कि जो लोग अभी तक मीठी मीठी बातें कर रहे थे, अब असली वक्त पर कोई भी भरोसे लायक नहीं निकला। सेंचुरी बॉय ने अपने उन सारे गोद लिए हुए बेटों और बेटियों को देखा, मन में दुख और निराशा से भरा हुआ। सच कहें तो उन सब में सबसे ताकतवर और आगे एक्सुए सैंसी थी, जिसकी कल्टिवेशन सबसे ऊंची थी, लेकिन फैंग युआन ने उसे भी पहले ही मार डाला था। लिटिल बीस्ट किंग, तू बहुत घमंडी और हद से ज्यादा बढ़ गया है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि बड़ों की समझ हमेशा काम आती है।
सेंचुरी बॉय गुस्से में चिल्लाते हुए गुफा से बाहर निकल आया। वो देखने में बच्चा लगता था, लेकिन उसकी आवाज में बड़ों जैसी सख्ती और तजुर्बा था। देखने वालों को बड़ा अजीब लगा। ज्यादा बकवास मत कर, सीधा मेरा वार झेल। फैंग युआन ने सेंचुरी बॉय को बाहर आते देखा और ठंडी हंसी के साथ आगे कदम बढ़ाया, जैसे कोई बाघ पहाड़ से उतरता हो, और तेज हवा के साथ सेंचुरी बॉय की ओर झपटा। All out effort, GU. अचानक फांग युआन के पीछे कई बीस्ट की परछाइयां उभर आईं और उसकी ताकत पल भर में कई गुना बढ़ गई। धम धम धम, पंच और किक की आवाजें गूंजने लगीं। दोनों के वार भारी और लगातार थे। गुफा के बाहर दो स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स आमने सामने भिड़ गए थे। दोनों ही नजदीक से लड़ने वाले थे। हर वार सीधा लगता था। दोनों शुद्ध ताकत से टकरा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों 100 से भी ज्यादा कदम दूर जा चुके थे। जहां से गुजरे वहां पहाड़ की चट्टानें टूट रही थीं, पेड़ गिर रहे थे, धूल और टहनियां हवा में उड़ रही थीं। दावत में मौजूद सारे जू मास्टर्स अब गुफा से बाहर निकल आए थे और लड़ाई देख रहे थे। Bitter strength, GU. फैंग युआन ने अपनी रक्षा छोड़ दी। जितना वो ज्यादा घायल होता, उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती जाती। मुंह। अचानक सांड जैसी जोरदार आवाज गूंजी और उसके सिर के ऊपर एक विशाल हरा सांड का आकृति बन गई। वो हरा सांड बेहद बड़ा था, हाथी से भी 2 गुना बड़ा। उसकी पीठ उभरी हुई और बेहद मजबूत है। पूरी पीठ पर हरी काई जमी थी। वो कोई साधारण सांड नहीं था, बल्कि वो था म्यूटेटेड बीस्ट कुनलुन बुल, जिसका दर्जा बियाओ, ड्रैगन एलिफेंट, थंडरबोर और रॉक क्रोकोडाइल के बराबर था। फांग युआन ने कुनलुन बुल की ताकत अपने शरीर में उतार ली। उसका वार इतना भारी था कि हवा फटी और चारों ओर धमाके की गूंज फैल गई। सेंचुरी बॉय समय पर खुद को बचा नहीं पाया। उसका छोटा शरीर गेंद की तरह उड़ता चला गया, 10 से ज्यादा पेड़ तोड़ते हुए जाकर रुका। उसने मुंह से खून उगला और फैंग युआन को घूरने लगा। ये तो कुनलुन बुल की ताकत है। लिटिल बीस्ट किंग की ताकत फिर से बढ़ गई। फांग युआन हंसते हुए बोला, सेंचुरी बॉय, तेरी वो गोदली बेटी सुए सांसी, जिसे तू बहुत मानता था, उसे मैंने मारा था। बदला लेना चाहता था ना? तो आज मैं तुझे मौका देता हूं। लिटिल बीस्ट किंग, तू बहुत अकड़ में है, अब देख मेरा वार। सेंचुरी बॉय गुस्से से लाल हो गया। उसकी भौहों से सफेद धुआं निकलने लगा। उसने फैंग युआन के वार को झेला, लेकिन पलटवार नहीं किया। सेंचुरी बॉय कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। 200 साल से ज्यादा की उम्र वाला ये दुष्ट व्यक्ति कई तरह के ट्रम्प कार्ड्स रखता था। जब उसने पूरी ताकत से जवाब देना शुरू किया, तो फैंग युआन को दबाव महसूस होने लगा। अब वो धीरे धीरे पीछे पड़ रहा था। Strength, Chi, GU. अचानक फैंग युआन के कंधे से एक हल्की सी स्ट्रेंथ क्यूआई निकली। थंडर बोर की परछाई उस स्ट्रेंथ क्यूआई में घुल गई और ठोस बनकर सेंचुरी बॉय की ओर दौड़ी। सेंचुरी बॉय को बचना पड़ा और उसी वक्त फैंग युआन पीछे से उस पर टूट पड़ा। सेंचुरी बॉय का पलटवार हवा में गायब हो गया। अब फैंग युआन का युद्ध अनुभव पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुका था और उसने इस पूरे ज्यू वर्म्स के सेट पर अच्छी पकड़ बना ली थी। पहले वो स्ट्रेंथ क्यूआई जीयू को नज़दीकी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लेकिन अब कई दर्जन लड़ाइयों के बाद वो अपने शरीर और बीस्ट फैंटम्स को एक साथ बड़ी खूबी से इस्तेमाल कर पा रहा था। थंडरबोर आगे आगे रास्ता साफ करता जा रहा था। जहां जाता वहां चट्टानें और मिट्टी के ढेर चूर हो जाते। रॉक क्रोकोडाइल का शरीर बहुत मजबूत था। उसकी पूंछ लोहे की कोड़े जैसी और दांत रेजर की धार जैसे। कुनलुन बुल के पास थी जबरदस्त ताकत और सींगों से हमला करने की क्षमता। उसकी पीठ पहाड़ की चट्टान जैसी सख्त थी। इन तीनों बीस्ट फैंटम्स के सक्रिय होते ही सेंचुरी बॉय पूरी तरह रक्षात्मक स्थिति में चला गया। वो जैसे तैसे खुद को बचा पा रहा था। ठोस बीस्ट फैंटम्स ही सेंचुरी बॉय के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। लेकिन जब कोई बीस्ट फैंटम टूट जाता तो वो फिर से स्ट्रेंथ क्यूआई में बदल जाता, और जब भी फैंग युआन स्ट्रेंथ कीगू को दोबारा एक्टिवेट करता, वो बीस्ट फैंटम फिर से पूरा नया होकर प्रकट हो जाता। शुक्र है कि लिटिल बीस्ट किंग के 3 बीस्ट फैंटम्स सिर्फ किस्मत से ही निकलते हैं। उसका ऑल आउट एफर्ट ग्यू अभी भी रैंक 3 का है। वो इन बीस्ट फैंटम्स को अपनी मर्जी से नहीं बुला सकता। सेंचुरी बॉय भले ही फैंग युआन के दबाव में था, लेकिन अंदर ही अंदर खुश था। हालांकि फैंग युआन ने अपने बोर क्रोकोडाइल और ग्रीन बुल फैंटम्स को बदलकर थंडर बोर, रॉक क्रोकोडाइल और कुनलुन बुल फैंटम्स बना लिया था, जिससे उसकी कुल ताकत तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही उसमें कुछ कमजोरियां भी आ गईं। उसका ऑल आउट एफर्ट ग्यू सिर्फ रैंक 3 का था, इसलिए वो इन तीनों रैंक 4 फैंटम्स को जब चाहे तब नहीं बुला सकता था। यानी कि जब तक फैंग युआन किंग शिन की इनहेरिटेंस से अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू हासिल न कर ले और अपने ऑल आउट एफर्ट गू को रैंक 4 तक न बढ़ा दे, तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता। गॉडफादर की हालत और खराब होती जा रही है। क्या हमें वार करना चाहिए? मरना है क्या तुम्हें? वो दोनों इतनी जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बीच में घुसे तो मांस का पेस्ट बन जाएंगे। बहुत स्ट्रांग है। हम सब में सिर्फ स्काई टाइगर ही टक्कर दे सकती थी,
लेकिन उसे तो फैंग जेंग ने बहुत पहले मार डाला था। तो क्या हम बस देखते ही रहेंगे? किस बात से डर रहे हो? क्या गॉडफादर इतने आसान है हराने के लिए? उनके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड्स बचे हैं। गुफा के बाहर सेंचुरी बॉय के गॉडसन्स और डॉटर्स उस भीषण लड़ाई को देखकर डर से कांप रहे थे। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। सेंचुरी बॉय का शरीर छोटा था, उसकी लड़ाई की शैली तेज और चालाक थी। वो हर बार किसी न किसी कमजोरी को निशाना बनाता, वार करता तो सीधे नाजुक जगहों पर। वहीं फांग युआन सीधे वार करता, उसकी मुट्ठियां जैसे लंबे भाले हों और पैर बड़े खंभों जैसे। जब भी हमला करता तो धमाके की आवाज होती, एक जबरदस्त दबदबा झलकता। धीरे धीरे सेंचुरी बॉय दबने लगा, उसके पास बचने की जगह कम पड़ गई। इन कुछ महीनों में फैंग युआन ने अपने ग्यू वर्म्स में जबरदस्त सुधार किया था। उसने न सिर्फ ग्रीन बुल को कुनलुन बुल फैंटम में बदला, बल्कि एसेंस आयरन बोन्स ग्यू का इस्तेमाल करके अपनी हड्डियों की मजबूती 2 से 3 गुना बढ़ा दी। इसके अलावा उसने गोल्डन स्टील टेंडन ज्यू भी रिफाइन किया, जिससे उसके शरीर की नसें और मांसपेशियां सुनहरी स्टील जैसी कठोर हो गईं। एंशिएंट ब्रॉन्ज स्किन, एसेंस आयरन बोन्स, गोल्डन स्टील टेंडन्स, ये तीनों रक्षा परतें मिलकर फैंग युआन के शरीर को अभेद बना चुकी थीं। और जब इन सब के साथ उसने गोल्डन शील्ड ग्यू को जोड़ा, तब उसकी रक्षा क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो एक रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर के पूरे जोरदार वार को भी झेल सके। सेंचुरी बॉय लड़ते लड़ते और ज्यादा डरने लगा। ये लिटिल बीस्ट किंग आखिर है कौन? उसकी हर चाल में अनुभव झलकता है। मैंने स्थिति पलटने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। क्या ये सच में कोई 20 साल का लड़का है? सेंचुरी बॉय ने खुद को याद किया जब वो 20 का था, और फैंग युआन से तुलना करते ही उसे लगा जैसे उसने इतने साल बेकार ही जिए। नहीं, अब मुझे पीछे हटना होगा। ये लिटिल बीस्ट किंग इंसानों की तरह नहीं है। टाइबा श्यू उसकी हाथों मरा, ये अब समझ में आता है। अभी तक तो उसने बोनविंग्स गू भी इस्तेमाल नहीं किया। फांग युआन के प्रचंड वारों से सेंचुरी बॉय सांस भी नहीं ले पा रहा था। सोचते सोचते उसने भागने का मन बना लिया। वो पलटा और गुफा की तरफ भागने लगा। सेंचुरी बॉय, क्या डर गया? फैंग युआन ने चार्जिंग क्रैश गू एक्टिवेट करके पीछे से उसका पीछा किया। सेंचुरी बॉय, मैं यहां हूं, अब तू कहां जाएगा? तभी बाई निंग बिंग अचानक बैटलफील्ड में कूदी और सेंचुरी बॉय के रास्ते में खड़ी हो गई। तुम? सेंचुरी बॉय का सारा ध्यान फैंग युआन पर था। उसे क्या पता था कि बाई निंग बिंग इतनी पास से वार करेगी। वो तैयार नहीं था। सीधा बाई निंग बिंग का वार उस पर पड़ा और वो बुरी तरह संभलने से पहले ही गिर पड़ा। फैंग युआन ने मौका नहीं छोड़ा और लगातार वार करने लगा। और तभी किस्मत ने साथ दिया। थंडरबोर, रॉक क्रोकोडाइल और कुनलुन बुल, ये तीनों महान फैंटम्स एक साथ प्रकट हुए। उनकी ताकत लहरों की तरह उठी और सेंचुरी बॉय पर समंदर की आंधी की तरह टूट पड़ी। सेंचुरी बॉय एक चीख भी नहीं निकाल पाया कि फैंग युआन ने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे बीच से फाड़ डाला। आह! गॉडफादर, आप तो इतनी बुरी मौत मरे। लॉर्ड सेंचुरी बॉय! सभी लोग दहशत में चीख उठे। खून हर तरफ बिखर गया, हड्डियां टूटीं और अंग जमीन पर गिर गए। हाँ, सेंचुरी बॉय, तेरी इतनी औकात! फैंग युआन ने सिर उठाकर हंसते हुए कहा, चेहरे पर घमंड झलक रहा था। खून से लथपथ चेहरा उठाकर उसने सबकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, क्यों शोर मचा रहे हो? सेंचुरी बॉय तो आखिरी वक्त में भाग गया, चूहे जैसा डरपोक निकला। स्ट्रेंथ पाथ के लिए शर्म की बात है, उसकी मौत जायज है। फिर अचानक उसका चेहरा ढीला पड़ा, मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन यहां बैठे सब समझदार लोग हैं, किसी ने उस नीच को मदद नहीं की। चलो अंदर चलो, पीते हैं। ली शियान, तुम्हें 3 किंग्स इनहेरिटेंस की जानकारी चाहिए थी ना? मेरे पास अब भी तुम्हारे साथ डील बाकी है। सभी लोग स्तब्ध थे, कुछ डर गए, कुछ उत्सुक थे। डर इसलिए कि फैंग युआन एक डिमोनिक गॉड जैसा था। उसने एक और मशहूर शख्स को पल भर में मार डाला और अब उसकी ताकत और भी भयानक लग रही थी। चिंता इसलिए कि वो इंसानों की जान को मजाक समझता है। अभी अभी किसी को मारा और अगले पल हंसते हुए बातचीत शुरू कर दी। ऐसे इंसान के पास रहना किसी के लिए भी डरावना था। और उत्सुकता इसलिए कि फैंग युआन को 3 किंग्स इनहेरिटेंस का सीक्रेट पता था और वो ली शियान से डील करना चाहता था। शायद उनके हाथ भी कुछ जानकारी लग जाए। हर किसी के मन में अलग अलग विचार उठ रहे थे, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। फैंग युआन और बाई निंग बिंग साथ साथ गुफा के अंदर गए। जो लोग गुफा के रास्ते पर खड़े थे वो बिना कुछ बोले हट गए। फैंग युआन अंदर जाकर सीधे मुख्य सीट पर बैठ गया, जो पहले सेंचुरी बॉय की थी। सब बैठ जाओ, कोई झिझक नहीं। जो यहां से उठेगा वो लिटिल बीस्ट किंग की बेइज्जती करेगा। फैंग युआन ने सबकी तरफ घूरते हुए धमकी दी। रॉक लिजार्ड ली क्यांग, फायरी स्टार बाओटोंग और बाकी जो रैंक 4 अपर स्टेज के थे वो भले गुस्से में थे, लेकिन डर के मारे कुछ बोले बिना बैठ गए। पूरा माहौल सन्नाटा भरा था। सब एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे थे कि कहीं फैंग युआन फिर से किसी को ना मार दे।
फैंग युआन ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि सबने मेरा आदर किया है तो मैं भी तुम्हें कुछ फायदा दूंगा। फौरन ही उसने एक जानकारी दी थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में मौजूद लाइफ सेविंग टोकन के बारे में। सभी के कान खड़े हो गए, आंखों में चमक आ गई और उन्होंने वो जानकारी मन ही मन याद कर ली। तो उस थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में पीछे हटने का ऐसा मौका भी था। अगर मुझे वो टोकन मिल जाता तो मैं बिना किसी रोक टोक के घूम सकता था और जल्दी पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ती, बाओ तोंग ने अफसोस से कहा। ली क्यांग ने खुद आगे बढ़कर अपना शराब का प्याला उठाया और फांग युआन की ओर झुकते हुए बोला, लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग के शब्द तो 1000 सोने के बराबर हैं। मैं ये प्याला उठाकर आपको बधाई देता हूं कि आपने सेंचुरी बॉय जैसे स्ट्रेंथ पाथ के कमीने को खत्म किया। कहते हैं इंसान के जाते ही उसकी चाय ठंडी हो जाती है। अभी कुछ देर पहले तक ली कैंग सेंचुरी बॉय से बहुत घुलमिलकर बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही फांग युआन आया उसने तुरंत बात बदल दी और सेंचुरी बॉय को कमीना कहने लगा। हा, तुम मेरी तारीफ ज्यादा कर रहे हो, फांग युआन ने हंसकर कहा, लेकिन उसने प्याला नहीं उठाया। फिर उसने सेंचुरी बॉय के गोद लिए बच्चों की ओर देखा और अधीर होकर हाथ हिलाया। आज मैंने बुराई की जड़ को खत्म किया है और मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें जाने का मौका दे रहा हूं। अगर रहना नहीं चाहते तो निकल जाओ, निकलो निकलो, मेरी नज़र के सामने से हटो। सेंचुरी बॉय के मरते ही उसके ये सब गॉडसन्स और गॉड डॉटर्स पहले से ही घबराए हुए थे। फांग युआन की ये बात सुनते ही सबने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हुआ? रहना चाहते हो और मुझे मारना चाहते हो? फांग युआन हल्की मुस्कान के साथ बोला। तुरंत वहां हलचल मच गई। बहुत से लोग शर्मिंदा होकर भाग खड़े हुए और पलभर में गुफा आधी खाली हो गई। फिर भी सेंचुरी बॉय के कुछ गॉड चिल्ड्रन वहीं रुक गए। लॉर्ड फैंगजेंग, आप मेरे उपकारक हैं। एक गॉडसन अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा, आंसू और नाक एक साथ बहते हुए बोले, मुझे उस कमीने सेंचुरी बॉय ने जबरदस्ती अपना बेटा बनाया था। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, आपकी ताकत दुनिया को हिला देती है और आपकी आभा सारी जमीन पर छा जाती है। आपने मुझे बचाया, आप मेरे महान उद्धारक हैं। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, आपकी शक्ति ने मेरे दिल को पूरी तरह जीत लिया है, कृपया मुझे अपने साथ रहने दें, एक खूबसूरत गॉड डॉटर ने मोहक आवाज में कहा। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, आपने मुझे विनाश से बचाया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, कृपया मुझे भी आपको गॉडफादर कहने की इजाजत दीजिए। एक 70 साल का बूढ़ा जमीन पर गिरकर जोश में चिल्लाया। धमक धमक धमक। देखते ही देखते फांग युआन के सामने लोग घुटनों पर गिरने लगे। सेंचुरी बॉय की मौत के साथ ही उसका पूरा दल बिखर गया। बहुत से भाग गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अब फांग युआन पर भरोसा करना चाहते थे। हा, फांग युआन जोर से हंसा। तुम लोगों की बातें कानों को बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी। ये सुनकर सबके चेहरों पर खुशी झलक गई। लेकिन तभी फांग युआन की मुस्कान गायब हो गई, उसका चेहरा सख्त हो गया और वो चिल्लाया, चापलूसों का झुंड! हत्या हत्या है, पाप पाप है, इसमें उपकार की कौन सी बात है? मुझे इस तरह की बनावटी बातें पसंद नहीं। मुझे लोगों को मारना पसंद है, मुझे अपराध करना पसंद है। सुनो, कितना साफ है ये कहना, कितना सच्चा है ये। अब भागो यहां से। अगर बदला लेना है तो ताकत जुटाओ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे आने का। सभी गॉड चिल्ड्रन डर से सन्न रह गए, जैसे पत्थर के बन गए हों। हूं? फांग युआन ने ठंडी सांस छोड़ी और बस अपने मन को हिलाया, तभी एक बीस्ट फैंटम आगे बढ़ा और एक आदमी को वहीं मार डाला। बाकी सब जैसे होश में आए, डर से चीखते हुए भाग खड़े हुए। कोई अपने कपड़ों में पेशाब कर बैठा, कोई गिरते पड़ते भागा। बाकी बचे ग्यू मास्टर्स के चेहरे एकदम पीले पड़ गए। फांग युआन का स्वभाव बहुत खतरनाक था, जरा सी बात पर वो मार डालता था, जिससे उसके आसपास के लोगों पर भारी दबाव था। सेंचुरी बॉय भले ही नापसंद था, लेकिन उसकी तुलना में फांग युआन 100 गुना डरावना था। केवल बाई निंग बिंग शांत बैठी थी जैसे स्थिर पानी। उसकी नीली आंखें आधी बंद थीं और वो बिना हिले बैठी रहीं। ली क्यांग, जो अभी तक प्याला उठाए बैठा था, अब अपनी झेप छिपाने के लिए जबरन मुस्कुराया। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, जब घास काटते हैं तो जड़ भी उखाड़नी पड़ती है। आपने इन्हें जाने दिया, अगर ये बाद में ताकतवर हो गए तो एहतियात के तौर पर इन्हें अभी ही खत्म कर देना बेहतर होगा। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, अगर आपको इनके चेहरे याद नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे याद हैं। मैं इन्हें आपकी जगह मार दूंगा। आपके दिए जानकारी के बदले में ये मेरा धन्यवाद होगा। जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। फांग युआन कुर्सी पर पीछे झुक गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला। उसे पता था कि उसने इन लोगों को क्यों छोड़ा, लेकिन वो बात जाहिर नहीं की जा सकती थी। थोड़ी देर सोचकर फांग युआन बोला, जब से मैं डिमोनिक पाथ पर चला हूं, मैंने कभी किसी को नाराज करने से डर नहीं रखा। जब तक मैं मजबूत बनता रहूंगा, बदला कोई मायने नहीं रखता। अगर 10 लोग बदला चाहते हैं, मैं 10 को मारूंगा। 100 लोग चाहें तो 100 को।
अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई तो मैं पूरी दुनिया का सफाया कर दूंगा। अगर कोई मुझसे बदला लेने में सफल हो गया तो इसका मतलब मैं उतना मजबूत नहीं था, मैंने मेहनत नहीं की, मैंने अपनी कल्टिवेशन में ढिलाई की, तो फिर मुझे मर जाना चाहिए। ये कहते वक्त फांग युआन की आंखों में एक डरावनी चमक थी, और जब उसने अपनी नजरें आसपास घुमाईं तो वो किसी दैत्य की तरह लग रहा था जिससे कोई भी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। लिटिल बीस्ट किंग दूसरों पर तो निर्दयी है ही, लेकिन खुद पर और भी ज्यादा निर्दयी है। इस फांग झिंग की डिमोनिक नेचर बहुत गहरी है। न बदले से डर, न मौत से डर, अपने जीने मरने को भी तवज्जो नहीं देता। फांग झिंग पागल है, उसका दिमाग सामान्य नहीं। इससे दुश्मनी लेना अपने लिए दुस्वप्न बुलाने जैसा है। जिसने भी फांग युआन की ये बातें सुनी उसके दिल में ठंडक उतर गई। फांग युआन ने सबको पूरी तरह डराने में सफलता पाई, और जब माहौल अपने काबू में देख लिया तो मुस्कुराकर बोला, चलो अब पीते हैं। सभी लोगों ने कांपते हाथों से अपने शराब के प्याले उठाए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आदमी खाने वाले बाघ के साथ बैठकर पी रहे हों और जान खतरे में हो। पहले जो शराब बहुत स्वादिष्ट लग रही थी अब वो बिल्कुल बेस्वाद लगने लगी। लेकिन उसी के तुरंत बाद फांग युआन ने फिर से थ्री किंग्स इनहेरिटेंस की बात छेड़ी और कई गुप्त बातें बताने लगा। सभी लोग उसकी बातों में ऐसे डूब गए कि उनकी सांसें तेज चलने लगीं, उत्साह में उनका दिल धड़कने लगा। सिर्फ ली श्यान ही था जो परेशान और उलझन में था। उसने सोचा, ये लिटिल बीस्ट किंग क्या करने की सोच रहा है? वो इतनी कीमती बातें सबको बताकर आखिर चाहता क्या है? ये दावत पूरे 2 घंटे तक चलती रही। फैंग युआन ने सेंचुरी बॉय को मारकर उसकी गुफा पर कब्जा कर लिया था और अब वही दावत की कमान संभाल रहा था। बाकियों को और रहस्यों की चाह थी, पर फिर भी उन्हें लगा कि उनका ये सफर बेकार नहीं गया। जब सब गुफा से बाहर निकले तो जाने का मन ही नहीं हो रहा था। सब गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर और सुनना चाहते थे। जहां तक उस दावत के असली मेजबान सेंचुरी बॉय की बात थी, उसका फटा हुआ शव जमीन पर पड़ा था। खून मिट्टी में समा चुका था और उसकी हड्डियां चांदनी में ठंडी चमक बिखेर रही थीं। सब लोग बातें करते और हंसते हुए वहां से गुजरे, पर किसी ने भी उस हारे हुए पर एक नज़र डालने की जहमत नहीं उठाई। यही था हारने वालों का अंजाम डिमोनिक पाथ में। जो हार गया वही गलत ठहरता है। सभी डिमोनिक ज्यू मास्टर्स के मन में ये एक आम धारणा थी। बारिश की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही थीं और टप-टप की आवाज कर रही थीं। आसमान धुंधला था और हवा में ठंडक घुली थी। वो हल्की बारिश एक युवा लड़की के बालों पर, उसके कंधों पर, उसकी पीठ पर और फिर पूरे शरीर पर गिर रही थी। यंग मास्टर रुओनैन, मरने वालों को वापस नहीं लाया जा सकता, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों के मुखिया ने लड़की के पीछे खड़े होकर नर्म आवाज में कहा। लेकिन लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसकी वो आंखें जो पहले सितारों की तरह चमकती थीं अब बुझ चुकी थीं, उनमें अब कोई जोश या दृढ़ता नहीं बची थी। टाई रुओनैन शून्य निगाहों से सामने खड़े कब्रों को देखती रही। ये कब्रें पहाड़ की चट्टानों से काटकर बनाई गई थीं और उनके नीचे सोए हुए लोगों के नाम पत्थरों पर खुदे हुए थे। ताइमू, ताइडाओकू, ताइओकाई, ताइबाशियू। इनमें से हर नाम टाई रुओनैन के दिल के सबसे गहरे और उजले यादों से जुड़ा था। लेकिन अब वो साथी जो उसके साथ लड़े थे, उसके साथ चले थे, वो सब अब जमीन के नीचे ठंडी लाशें बनकर पड़े हैं। जैसे उसका दिल, वैसे ही वो भी अब कभी गर्म नहीं होंगे। ये मेरी ही गलती है, मैं एक नेता का कर्तव्य नहीं निभा सकी। तुम सब मर गए और मैं अकेली जिंदा रह गई। मैं डरपोक हूं। ये सब एक दुस्वप्न है पिताजी, मैंने आपके नाम पर दाग लगा दिया। टाई रुओनैन गहरे आत्मग्लानि में डूब गई थी। उसके अंदर पछतावा था, उलझन थी। ये वही प्रतिभाशाली लड़की थी जिसने अपने पिता की मौत के बाद मेहनत कर करके खुद को ऊपर उठाया था। वो राइचस पाथ का एक चमकता हुआ तारा बन चुकी थी जिसे सबका आशीर्वाद और ध्यान मिला हुआ था। लेकिन कुछ महीनों पहले की उस बैटल में फैंग युआन ने उस तारे को खुद अपने हाथों से अंधकार में गिरा दिया था। अब वो तारा टूटकर एक कोने में पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ, टूटा हुआ। हाय! टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों में से मुखिया टाई स्वानजी ने बारिश में खड़ी उस दुबली, कमजोर लड़की को देखा और गहरी सांस भरी। उसी वक्त पीछे से एक बूढ़ी सी आवाज आई। कई महीने बीत गए, फिर भी ये बच्ची रुओनैन अब तक वैसी ही है। टाई स्वानजी चौंक गया, डर के मारे उसका दिल धड़क उठा। कौन था वो जो इतना पास आ गया और उसे पता भी नहीं चला? उस पल उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो झट से पलटा और अपने आप को बचाने के लिए हमला करने ही वाला था कि एक झुर्रीदार हाथ ने धीरे से उसके कंधे को छुआ और उसी समय एक शांत आवाज आई, स्वानजी, खुद को संभालो। टाई स्वानजी का पूरा शरीर जड़ हो गया। उसके शरीर के अंदर जो प्राइमीवल सी था वो किसी अदृश्य ताकत से दब गया, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ ने उसे कुचल दिया हो। टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों का मुखिया
रैंक 4 अपर स्टेज वाला टाई स्वानजी इस पल हिल भी नहीं पा रहा था। वो ऐसे जकड़ा गया था जैसे कोई कीड़ा एम्बर के अंदर फंस गया हो। लेकिन जब उसने सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसका डर और घबराहट तुरंत ही खुशी में बदल गई। आह, ओल्ड क्लैन लीडर, टाई स्वानजी ने उत्साह में कहा। सामने खड़ा वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि टाई क्लैन की पिछली पीढ़ी का नेता टाई म्यू बाई था। मैं अब क्लैन लीडर नहीं हूं, न अब मैं एल्डर हूं। श्वानजी, तुम मुझे बस मू बाई कह सकते हो, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है जूनियर, आपकी महानता का नाम कैसे ले सकता है? टाई श्वानजी ने झुककर आदरपूर्वक प्रणाम किया। उस बूढ़े आदमी के लिए उसके दिल में श्रद्धा और सम्मान भरा हुआ था। नाम बस नाम होता है। टाई म्यू बाई नाम इसलिए रखा गया था ताकि उसे लिया जा सके। इसमें कोई गलती नहीं है, बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखों में उम्र का अनुभव झलक रहा था, मानो उसने जीवन की सारी प्रसिद्धि और दौलत को समझ लिया हो। टाई स्वानजी कुछ कहना चाहता था, लेकिन बूढ़े ने धीरे से हाथ उठाया और धीरे धीरे टाई रुओ नान की ओर बढ़ चला। वो कब्रों के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसकी पीठ रुओ नन की तरफ थी। उसने धीरे से पत्थर पर हाथ फेरा और बोला, टाई क्लैन के लोग जहां मरते हैं वहीं दफनाए जाते हैं। ये नियम तब से चला आ रहा है जब से क्लैन की स्थापना हुई थी। जानते हो क्यों? टाई रुओ नान अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। बूढ़े ने आगे कहा, क्योंकि टाई क्लैन के लोगों के लिए युद्ध भूमि में मरना सबसे बड़ा सम्मान है। टाई बाशिव, टाई मू, टाई डाउकू, टाई श्यान हुआ, टाई आओकाई, सबके साथ यही हुआ। तुम्हारे पिता टाई क्सुए लेंग के साथ भी यही हुआ। जब मैं मरूंगा तब भी यही होगा, और जब तुम मरोगी तब भी यही होगा। टाई रुओ नान की आंख हल्के से फड़क उठी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने उस बूढ़े आदमी को देखा, जो भले ही अनजान था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। हमारा टाई क्लैन जब से बना है तब से अपनी बहादुरी, अडिग इच्छा शक्ति और लोहे जैसी कठोर न्यायप्रियता के लिए मशहूर रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे टाई क्लैन के लोग न्याय के लिए खड़े रहे हैं और अपराधियों को सजा देते रहे हैं। इस राह में न जाने कितने लोगों ने खून बहाया और अपनी जान कुर्बान कर दी। जो नौजवान यहां मरे हैं वो पहले नहीं हैं और आखिरी भी नहीं होंगे। समझी तुम? बूढ़ा आदमी शांत आवाज में बोला। टाई रुओ नान का मुंह थोड़ा खुला, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। मुझे खुशी है कि ये लोग व्यर्थ नहीं मरे, पर मुझे अफसोस है कि तुम जिंदा रहकर भी व्यर्थ जी रही हो। टाई रुओ नान, तुम्हें पता है वो अपराधी अब भी बाहर है, अपने अपराधों से बच निकला है और अब भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो लिटिल बीस्ट किंग फैंग जैंग। टाई मू बाई यहीं रुक गया, फिर उसने टाई रुओ नान की तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम न्याय के लिए खड़ी होना चाहती हो? टाई रुओ नान ने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखा और आखिरकार पहचान लिया कि वो कौन है। टाई मू बाई रैंक 5 पीक स्टेज का गू मास्टर, टाई क्लैन की पिछली पीढ़ी का क्लैन लीडर, जो कभी सदर्न बॉर्डर में बेमिसाल ताकत रखता था। जब वो अपने दौर में था, टाई क्लैन एक लोहे की दीवार की तरह था जिसने वू क्लैन, शैंग क्लैन और बाकी बड़े क्लैन्स को दबाकर रखा था। वो राइचस पाथ के प्रमुखों में से एक बन गया था, जिसकी वजह से डेमोनिक पाथ तक कांप उठती थी। टाई रुओ नान की मरी हुई सी आंखों में एक चिंगारी चमकी। उसने अपनी भारी फटी हुई आवाज में एक शब्द निकाला, हाँ। अच्छा। बूढ़े ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें कोमल थीं और आवाज उतनी ही शांत। अब से मैं तुम्हें मेटल पाथ सिखाऊंगा, वो गू पाथ जिसकी बदौलत हमारा टाई क्लैन सदर्न बॉर्डर के शिखर पर खड़ा है। 8 दिन बाद 3 किंग्स इनहेरिटेंस फिर से खुल गया। लाल, पीले और नीले 3 विशाल प्रकाश स्तंभ बादलों को चीरते हुए ऊपर उठ गए, जो हजारों मील दूर तक दिखाई दे रहे थे। लेकिन सैंचा माउंटेन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चाहे राइचस पाथ हो या डेमोनिक पाथ, सभी की निगाहें पर्वत की चोटी पर टिकी थीं। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी मुद्रा शांत और आत्मविश्वासी थी। थोड़ी दूरी पर यी हुओ, कोंगरी तियान, लॉन्ग चिंग तियान, यी चौंग और वू शेन टोंग खड़े थे। सबके चेहरे गंभीर थे। अभी कुछ पल पहले इसी बूढ़े आदमी ने इन 5 को मिलकर भी परास्त कर दिया था। उन्हें हराना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। क्या ताकत है, सच में अद्भुत। टाई मू बाई, टाई क्लैन का पिछली पीढ़ी का क्लैन लीडर, वो अभी तक जिंदा था। बहुत डरावना, ये रैंक 5 पीक स्टेज की शक्ति है। यी हुओ, कोंगरी तियान जैसे लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं। अगर चाहे तो हमें चींटियों की तरह मसल सकता है। किसने सोचा था कि टाई क्लैन अपने पुराने क्लैन लीडर को भेज देगा? अब तो शैंग क्लैन, वू क्लैन और बाकी सारे क्लैन्स उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये पुरानी पीढ़ी का असली एक्सपर्ट है। लिटिल बीस्ट किंग तो उसके जूतों के फीते के भी लायक नहीं। जब वो सदर्न बॉर्डर में सक्रिय था, टाई क्लैन उसकी कमान में ऐसी ताकत पर पहुंचा कि वू क्लैन तक को झुकना पड़ा था,
और वो लगभग राइचस पाथ का एकमात्र प्रमुख बन गया था। वो टाई क्लैन के इतिहास के सबसे ताकतवर क्लैन लीडर्स में से एक है। वो टाई क्लैन की शान है, राइचस पाथ का आदर्श और न्याय का प्रतीक। उसकी लड़ाइयों की गाथाएं आज भी चमक रही हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सांचा माउंटेन गूंज उठा। लोगों की आवाज़ों में प्रशंसा, उत्साह और डर सब एक साथ घुल गए थे। टाई मू बाई के आने से सांचा माउंटेन की पूरी शक्ति संरचना बदल गई थी। 3 दिन बाद एक खबर हर तरफ फैल गई। असल में डिवाइन थीफ लू जुआन फेंग ने टाई क्लैन में हड़कंप मचा दिया था। उसने कई बार डिमोनिक सप्रेशन टावर में घुसपैठ की थी और आखिर में टाई मू बाई के बंद कमरे में साधना के दौरान उसे परेशान कर दिया। टाई मू बाई ने खुद उसे रोकने के लिए कदम उठाया। भले ही लू जुआन फेंग एक मशहूर डिवाइन थीफ था और रैंक 5 गू मास्टर भी, लेकिन टाई मू बाई ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और वो मुश्किल से जान बचा पाया। इस घटना के बाद टाई क्लैन का ध्यान सीधा सांचा माउंटेन की ओर चला गया। टाई बाक्श्यू की मौत ने टाई क्लैन के सभी वरिष्ठों को क्रोधित कर दिया। जैसे ही वो 4 पुराने एक्सपर्ट्स की मदद के लिए किसी को भेजने की सोच रहे थे, टाई म्यू बाई ने कहा कि वो खुद वहां जाएगा। वो सांचा माउंटेन पहुंचा और अपनी अपार शक्ति से उसने राइचस और डिमोनिक पाथ दोनों के एक्सपर्ट्स को झुका दिया। यी हुओ और कॉन्ग्रीटियान जैसे शक्तिशाली लोग भी उसके आगे हार मान गए। आज से कोई भी डिमोनिक गू मास्टर 3 किंग्स इनहेरिटेंस में कदम नहीं रखेगा। टाई मू बाई ने पर्वत की चोटी पर खड़े होकर यह घोषणा की और 5 रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर्स को अपने पक्ष में कर लिया। सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत से उसने सांचा माउंटेन के सारे डिमोनिक जू मास्टर्स को खामोश कर दिया। डिमोनिक गू मास्टर्स बेहद नाराज थे, लेकिन भले ही उनकी संख्या हजारों में थी, फिर भी कोई भी इस रैंक 5 पीक स्टेज टाई मू बाई के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो तो नश्वर दुनिया के शिखर पर खड़ा सुप्रीम एक्सपर्ट था। उसी दिन कॉन्ग्रीटियन और लॉन्ग किंगटियन भारी मन से पर्वत छोड़कर चले गए। उसके बाद ली शेयन, हू में ईआर और बाकी लोग भी उदास चेहरों के साथ वहां से निकल गए। आसमान के नियम विशाल हैं, न्याय हमेशा जीतता है। भले ही 3 किंग्स इनहेरिटेंस दानव मार्ग की विरासत हो, फिर भी वो हमारी राइचस पाथ के लिए अपनी शक्ति देगा। जब तक हम सब एक साथ रहेंगे, छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर एक ऐसी रोशनी बनेंगी जो पूरे सांचा माउंटेन को चमका देगी, और तब कोई अंधकार बाकी नहीं रहेगा। टाई मू बाई ने सच्चे दिल से ये कहा, फिर धीरे धीरे 3 किंग्स इनहेरिटेंस में कदम रखा। पूरे सांचा माउंटेन में जोरदार जयकारे गूंज उठे। राइचस पाथ का हौसला आसमान छू गया। बधाइयों की आवाज़ें लहरों की तरह एक के बाद एक उठती रहीं। इस बार 3 किंग्स इनहेरिटेंस का खुलना आधे महीने से भी ज्यादा चला। टाई मू बाई ने अकेले ही सांचा माउंटेन की ताकत का ढांचा बदल दिया, राइचस पाथ को एकजुट किया और डिमोनिक पाथ को खदेड़ दिया। हालात में जबरदस्त बदलाव आ गया। उसका बुजुर्ग शरीर मानो फिर से टाई क्लैन के पुराने नेता की शान और दबदबा दिखा रहा था। डिमोनिक पाथ के लोग सब बाहर निकाल दिए गए, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। वे सांचा माउंटेन के चारों ओर मंडराते रहे और देखते रहे कि तीनों रोशनी के स्तंभ धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं। विरासत बंद होने के बाद टाई मू बाई ने एक भोज रखा और सभी राइचस पाथ के गू मास्टर्स को आमंत्रित किया। भोज खुले में पहाड़ के बीचों बीच विशाल इलाके में फैला हुआ था। ग्यू मास्टर्स ने पहाड़ के पत्थरों को मेज और कुर्सी बना लिया था। शराब और खाने की खुशबू चारों ओर फैली थी और हर तरफ हंसी खुशी की गूंज थी। जूनियर वी हो अपने सीनियर के लिए एक जाम पेश करता है। वी हो खड़ा हुआ, हाथ में शराब का प्याला लेकर टाई मू बाई को गहराई से झुककर प्रणाम किया, जो मुख्य आसन पर बैठे थे। शांग क्लैन में हमेशा कई प्रतिभाशाली लोग जन्मे हैं। मैंने सुना है शांग यानफे अब क्लैन लीडर बन गया है। बचपन से ही उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। तुम भी बुरे नहीं हो, बैठ जाओ, टाई मू बाई ने कहा। चेहरा पुराने दिनों की यादों में डूबा हुआ था। उसकी वरिष्ठता के आगे शांग यानफे भी जूनियर ही था। अपने रैंक 5 पीक स्टेज कल्टिवेशन के बावजूद शांग यानफे की अद्भुत प्रतिभा भी टाई मू बाई के सामने फीकी पड़ जाती थी। यी हो बस सिर हिलाकर बैठ गया और भीतर ही भीतर भारी सांस ली। टाई मू बाई के आने से सांचा माउंटेन पर राज करने की उसकी सारी योजना जड़ से कट गई थी। वह इस पुराने युग के महारथी के सामने कुछ भी नहीं था। पुराने क्लैन लीडर टाई यी क्लैन की ओर से मैं आपको सेक्लूजन से निकलने पर बधाई देता हूं। यी क्लैन के एल्डर यी चोंग का स्वभाव बहुत उग्र था, लेकिन टाई मू बाई के सामने वो आज्ञाकारी पोते की तरह व्यवहार कर रहा था। गू इमॉर्टल्स हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे और उनकी झलक शायद ही देखने को मिलती। आम लोगों की नज़र में रैंक 4 गू मास्टर्स जमींदार जैसे थे, जबकि रैंक 5 गू मास्टर्स उस नश्वर दुनिया के सम्राट माने जाते थे। टाई मू बाई का यहां आना मानो किसी सम्राट का दौरा था और ये सारे जमींदार झुककर उसे प्रणाम कर रहे थे। पुराने क्लैन लीडर टाई, आप हमारे सदर्न बॉर्डर की राइचस पाथ की शान हैं। अब भी पहले की तरह ही तेजस्वी हैं।
एक शब्द से आपने उन सारे डिमोनिक कमीने लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। हम सब जूनियर्स आपके आगे नतमस्तक हैं। अफसोस, वो छोटा कमीना फैंग जेंग बहुत जल्दी भाग गया। आप आने से कुछ दिन पहले ही सांचा माउंटेन छोड़ गया। वू शेन टोंग ने तिक्त स्वर में कहा। तुम उस लिटिल बीस्ट किंग की बात कर रहे हो ना? टाइमू बाय हल्के से मुस्कुराए, चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं था। वो बच्चा वाकई लाजवाब है। मैंने सुना है उसने बहुत अद्भुत काम किए हैं। उसने अकेले मेहनत करके कुछ नहीं से शुरुआत की और बहुत तेजी से डिमोनिक पाथ का चमकता सितारा बन गया। देखने में वो जल्दबाज और जिद्दी लगता है, लेकिन असल में बहुत चालाक और योजनाबद्ध है। टाई क्लैन के कई युवाओं की मौत उसके हाथों हुई, ये यूं ही नहीं हुआ, टाइम्यू बाय ने कहा। उनकी बात सुनकर सब दंग रह गए। टाई क्लैन के पुराने मुखिया, जिनके परिवार के सदस्य मारे गए थे, वो अपने दुश्मन की इस तरह सबके सामने तारीफ कर रहे थे। वू शेन टोंग के मन में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा, कहा तो जाता था कि पुराने क्लैन लीडर टाइमू बाई का स्वभाव बहुत उग्र है और वो बुराई से नफरत करते हैं, लेकिन आज तो वो बहुत शांत और गंभीर लग रहे हैं, मानो उन्हें कोई अपमान छू भी नहीं गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र टाइम्यू बाई की निगाहों से टकरा गई। उन नज़रों में समय का अनुभव था, एक ऐसी गहराई जो इंसानी दुनिया के हर सुख दुख को देख चुकी थी। वू शेन टोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी चालें इस नज़र ने भांप ली हों। उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा और उसके होंठ खुल ही नहीं पाए। क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? टाइमू बाई ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले कि मैं जिसे टाई क्लैन की शान कहा जाता है, अपने दुश्मन की तारीफ कर रहा हूं। हे, दुश्मन की तारीफ करना उनके हौसले को बढ़ाना और अपने मनोबल को घटाना लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चे और दृढ़ लोगों की इच्छा कुछ शब्दों से नहीं टूटती। अपने दुश्मन की खूबियां पहचानो ताकि अपनी कमियां समझ सको और दुश्मन को गंभीरता से लो। अपनी बुद्धि को नफरत के अंधेपन से धोखा मत खाने दो। टाई रुओ नान, जो टाइमू बाई के पीछे खड़ी थी, इन शब्दों को सुनकर सिहर उठी। उसे पता था कि पुराने क्लान लीडर टाइम्यू बाई ये बात ज्यादातर उसी के लिए कह रहे थे। टाइम्यू बाई जब से विरासत से लौटे थे, वो लगातार उसे मार्गदर्शन दे रहे थे। उन्होंने उसे मेटल पाथ के ग्यू वर्म्स दिए, अपने अनुभव साझा किए और बाहरी दुनिया का ज्ञान भी सिखाया। अपनी बुद्धि को नफरत से अंधा मत होने दो, अपने दुश्मन की सराहना करना सीखो। टाई रुओ नान इन शब्दों पर सोचने लगी। रुओ नान, तुम्हारा फैंग जेंग के बारे में क्या विचार है? टाइमू बाई ने अचानक पूछा। जी, टाई रुओ नान ने आगे बढ़कर कहा, हालांकि मैं उससे बहुत नफरत करती हूं, लेकिन मुझे ये मानना पड़ता है कि फैंग जेंग वाकई बहुत असाधारण है। उसमें जोखिम उठाने का साहस है और वो हर कदम सोच समझकर उठाता है। वो स्ट्रेंथ पाथ का गू मास्टर है, फिर भी उसके पास अद्भुत जांचने की क्षमता है। हम उसे कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? पाथ एल्डर टाइबा शिव और मैंने जो रास्ता चुना था वो बहुत गुप्त था। हम बाकी सबको धोखा देने में सफल रहे, लेकिन सिर्फ फैंग जेंग ने हमें पकड़ लिया और रास्ता रोक लिया। पुराने क्लान लीडर, जब आप चुपचाप सांचा माउंटेन आए, किसी को खबर नहीं थी, मगर सिर्फ फैंग जेंग ने इसे भांप लिया और पहले ही भाग गया। लिटिल बीस्ट किंग सामने भले ही दिखता हो, लेकिन वो अपने असली इरादे बहुत गहराई में छिपाता है। उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया विश्लेषण, टाइम्यू बाई ने सिर हिलाया, आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा, इस दुनिया में जीवन से भी कीमती एक चीज होती है, और वो है डैस गौरव। बहुत पहले रेंजू के सबसे बड़े बेटे वर्डेंट ग्रेट सन ने गौरव की तलाश में अपनी जान दे दी थी। रुओ नान, ये फैंग जेंग तुम्हारा मिशन है। उसे पकड़ो या मारो, अपने अपमान को मिटाओ और उसे अपने गौरव में बदल दो। बहुत लोग मुझे टाई क्लैन की शान कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि टाई क्लैन की शान सिर्फ मैं नहीं, बल्कि तुम सब हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए खड़े रहते हो। टाइमू बाई की नज़र वहां मौजूद हर एक व्यक्ति पर गई। उनकी आवाज में पुराने गौरव की गूंज थी। इसी तरह राइचस पाथ का गौरव भी हम सबको मिलकर बनाए रखना चाहिए। आओ, ये जाम उठाओ ताकि हमारी धार्मिकता की चमक पूरे संसार में फैले, ये सूरज की तरह अंधकार को मिटाए और डिमोनिक पाथ का नामो निशान मिट जाए। अंधकार को मिटाओ, डिमोनिक पाथ का अंत करो। सभी राइचस पाथ के गू मास्टर्स ने एक साथ अपने प्याले उठाए और जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज इतनी प्रबल थी कि वो दूर दूर तक गूंजी और डिमोनिक पाथ के लोगों के चेहरे पर डर और बेचैनी छा गई। कमबख्त, ये टाइमू बाई, टाई क्लैन की शान, समय भी जिसकी चमक को फीका नहीं कर सका। वाकई डरावना इंसान है। वो तो सूरज की तरह चमक रहा है। उसका सेक्लूजन से बाहर आना हमारे डिमोनिक पाथ के लिए अशुभ संकेत है। इमेमोरियल एंटिक्विटी के उस युग की धूप सभी जीवों पर चमक रही थी। झींगुरों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं, जीवन की हलचल बता रही थीं। घने हरे पेड़ों ने चारों ओर एक बड़ी छांव बना रखी थी, जो हवा के साथ धीरे धीरे झूम रहे थे। वर्डेंट ग्रेट सन के सामने स्वादिष्ट शराब से भरा एक बड़ा मटका रखा था,
मगर उसके चेहरे पर शिकन थी, पीने का जरा भी मन नहीं था। वो दुखी होकर बोला, डिवाइन ट्रैवलगू, ओ डिवाइन ट्रैवलगू, तूने मुझे बहुत गहरा दर्द दिया है। अब तो मैं शराब पीने की भी हिम्मत नहीं करता। डर लगता है कि कहीं नशे में फिर से तू मुझे किसी खतरनाक जगह पर ना भेज दे। वर्डेंट ग्रेटसन ने लंबी सांस ली, चेहरे पर उदासी थी। पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका था। डिवाइन ट्रैवलगू की वजह से वो ऑर्डिनरी अबिस में और एक बार हैरी मैन के कॉल्ड्रन में जा चुका था। शुक्र है कि दोनों बार किस्मत साथ थी और वो जिंदा बच निकला। डिवाइन ट्रैवलगू बोला, मानवों के राजकुमार, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हर बार जब तुम नशे में होते थे तब तुम खुद ही मेरी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। मैं निर्दोष हूं, बल्कि एक बार तो मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी, याद है? वो सही कह रहा था। एक बार डिवाइन ट्रैवलगू ने उसे टाइगर स्ट्राइप्ड हनी बीज से बचाया था। वर्डेंट ग्रेटसन का चेहरा और उदास हो गया। हाय, अब उन बातों का क्या जिक्र करना। तेरी वजह से अब मैं शराब नहीं पी सकता। जिंदगी फीकी और बेस्वाद लगती है। डिवाइन ट्रैवलगू ये सुनकर शर्मिंदा हुआ। तो फिर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम आकाश में जाओ, 9 स्वर्गों में जो एज्योर हेवन है वहां एक बैम्बू फॉरेस्ट है। उस जंगल में जाकर एक स्काई ब्लू रंग की जेड बैम्बू तोड़ लाना। फिर ब्लू हेवन में जाओ, रात के समय सितारों के टुकड़ों के बीच जो 8 साइडेड डायमंड्स हैं उन्हें इकट्ठा करो। और फिर जब सुबह हो तो उगते सूरज की किरणों के तेज से मेरी शक्ति को रिफाइन करके मुझे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवलगू में बदल देना। जब मैं वो जीव बन जाऊंगा तब तुम शराब पीकर कभी अनजान जगह नहीं पहुंचोगे। वर्डेंट ग्रेटसन ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ पल सोचकर उसका चेहरा फिर बुझ गया। ओ गू, जब से मेरा जन्म हुआ मैं केवल जमीन पर ही चला हूं। न मैं बादलों जितना हल्का हूं, न पक्षियों जैसी पंख हैं मेरे। मैं एज्योर हेवन तक कैसे उड़ सकता हूं, जेड बैम्बू कैसे तोड़ूंगा और सितारों के टुकड़ों में से डायमंड्स कैसे निकालूंगा। उगते सूरज तक उड़ना तो और भी असंभव है। डिवाइन ट्रैवलगू बोला, बात सही है, इंसान उड़ नहीं सकता। लेकिन चिंता मत करो, हम विजडम जीव से मदद मांग सकते हैं। उसके पास संसार की सबसे बड़ी बुद्धि है, जरूर कोई उपाय निकलेगा। वर्डेंट ग्रेटसन और विजडम गू पुराने परिचित थे। दरअसल वर्डेंट ग्रेटसन ने शराब पीना भी विजडम गू की सलाह से ही शुरू किया था। पर सच में विजडम गू ने उसे शराब पीना सिर्फ इसलिए सिखाया था ताकि वर्डेंट ग्रेटसन उसे परेशान न करे। अब जब विजडम गू ने महसूस किया कि वर्डेंट ग्रेटसन फिर उसके पास आने वाला है, वो तुरंत छिप गया। वर्डेंट ग्रेटसन उसे ढूंढ नहीं पाया और बहुत निराश हुआ। तभी डिवाइन ट्रैवलगू फिर बोला, अगर विजडम गू नहीं मिला तो हम कॉग्निशन गू के पास चलते हैं, वही तो विजडम गू की माँ है। वर्डेंट ग्रेटसन तुरंत कॉग्निशन गू के पास गया और उससे उड़ने का तरीका पूछने लगा। कॉग्निशन गू मुस्कराया, तुम सही जगह आए हो, क्योंकि कॉग्निशन ही स्वतंत्रता के पंख हैं। लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, इसलिए उसके पंख भी उसी के विचारों पर निर्भर करते हैं। इतना कहकर कॉग्निशन गू एक गर्म रोशनी में बदल गया और वर्डेंट ग्रेटसन के ऊपर चमकने लगा। उस रोशनी के बीच वर्डेंट ग्रेटसन की पीठ पर सफेद चमकदार पंख उग आए। वो पंख इतने सुंदर थे, जैसे बर्फ की तरह शुद्ध, सफेद और बिना किसी दाग के, बिल्कुल एक सफेद सारस के पंखों जैसे। कॉग्निशन गू ने ध्यान से देखा और कहा, इन पंखों का नाम है सेल्फ। हर किसी के पास अपना सेल्फ कॉग्निशन होता है। ये पंख बहुत लचीले और आज़ाद हैं। लेकिन ध्यान रखना, सूरज की रोशनी में ज्यादा मत रहना, नहीं तो तुम्हारा सेल्फ या तो बहुत बढ़ जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा। याद रखना, जवान आदमी जितना ऊंचा उड़ोगे, गिरने पर चोट उतनी ही गहरी लगेगी। कॉग्निशन गू ने गहरी बात कहकर चेतावनी दी। वर्डेंट ग्रेटसन को सेल्फ नाम के कॉग्निशन विंग्स मिल गए थे। वो बेहद खुश हुआ और आकाश की ओर उड़ चला। वो उड़ता गया और ऊंचा चढ़ता गया। इंसान उड़ने के लिए नहीं बना, पर अब जब वो पक्षियों की तरह आसमान में था तो उसके अंदर उत्सुकता और रोमांच भर गया। वो आसमान में खेलता कूदता रहा, बेहद प्रसन्न था। पर कॉग्निशन गू की बात उसे याद थी, इसलिए वो धूप में ज्यादा देर नहीं रहता था। जब सूरज तेज होता वो बादलों के बीच छिप जाता। इस तरह धीरे धीरे उड़ते हुए वर्डेंट ग्रेटसन और ऊंचा पहुंच गया। आखिरकार वो आकाश की सीमा तक जा पहुंचा जहां एज्योर हेवन समाप्त होती थी। वहां हवा में जेड बैम्बूज उगे हुए थे, जिनकी पत्तियां चमकदार हरी थीं। वो जेड बैम्बूज शून्य में जड़े जमाए हुए थे और उनकी नोकें भी किसी अनदेखी जगह में जा रही थीं। बाहर से देखने पर वे पतले और लंबे तनों की तरह दिखाई देते थे। वर्डेंट ग्रेटसन ने बांस का एक टुकड़ा यूं ही उठा लिया। वो गहरा हरा बांस मानो जेड से बना हो, हथेली जितना बड़ा, बीच में खोखला और हाथ में लेते ही ठंडक महसूस हो रही थी। वर्डेंट ग्रेटसन ने जब वो जेड बांस पाया तो उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा।
इमेमोरियल एंटिक्विटी काल का आकाश 9 स्तरों में बटा हुआ था। व्हाइट हेवन, रेड हेवन, ऑरेंज हेवन, येलो हेवन, ग्रीन हेवन, एज्योर हेवन, ब्लू हेवन, पर्पल हेवन और ब्लैक हेवन। वर्डेंट ग्रेट सन ने एज्योर हेवन में वो जेड बांस तोड़ लिया। कुछ दिन बाद वो उड़ते हुए और ऊपर ब्लू हेवन में जा पहुंचा। रात का समय था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तारे खुश होकर उड़ते हुए चमक बिखेर रहे थे। उनकी चमक मानो चांदी जैसी झिलमिलाती नदी बन गई थी जो पूरे ब्लू हेवन में बह रही थी। वर्डेंट ग्रेट सन ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस तारों की नदी में कूद गया, जैसे कोई मछली पानी में उतरती है। वो बहुत देर तक उन चमकते तारों में खोज करता रहा। उसे 7 कोनों या 16 कोनों वाले टुकड़े नहीं चाहिए थे, वो केवल 8 कोनों वाला टुकड़ा ढूंढ रहा था। वो टुकड़े हीरे जैसे साफ और पारदर्शी थे। लंबी तलाश के बाद आखिरकार उसे एक मिला। दूसरे दिन सुबह के वक्त जब सूरज उग रहा था, वर्डेंट ग्रेट सन उगते सूरज की ओर उड़ चला। वो सूरज मानो एक बड़ा लाल लालटेन हो जो गर्म रोशनी फैला रहा था। वो रोशनी साधारण नहीं थी, वो थी लाइट ऑफ ग्लोरी, जो सभी जीवों पर चमक सकती थी और रिवर ऑफ टाइम को भी पार कर सकती थी। वर्डेंट ग्रेट सन के बाएं हाथ में जेड बांस था और दाएं हाथ में वो 8 कोनों वाला चमकता हीरा। वो सूरज की ओर उड़ते हुए डिवाइन ट्रैवल ज्यू को बुलाने लगा। लाइट ऑफ ग्लोरी में नहाते हुए डिवाइन ट्रैवल ग्यू ने उस तारे के टुकड़े को निगल लिया और जेड बांस के भीतर चला गया। ओ वर्डेंट ग्रेट सन, मुझे अब कुछ समय चाहिए मेटामॉर्फोसाइज होकर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू बनने के लिए। इस दौरान तुम्हें लगातार सूरज की ओर उड़ना होगा और इस लाइट ऑफ ग्लोरी से बाहर नहीं जाना है। लेकिन ध्यान रखना, कॉग्निशन ज्यू ने कहा था, अपनी सेल्फ विंग्स पर नजर रखना। जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाए तो तुरंत बादलों की ओर उड़ जाना। याद रखना, याद रखना, डिवाइन ट्रैवल ज्यू ने चेताया। वर्डेंट ग्रेट सन जोर से हंस पड़ा। ओ गू, निश्चिंत रहो, मैं ऑर्डिनरी अबिस से भी बच निकला हूं, हैरी मैन के बाद भी जिंदा रहा हूं। मेरे पास रेपुटेशन ग्यू है, मैंने वैनिटी को पार किया है, ये लाइट ऑफ ग्लोरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर मैं निश्चिंत हुआ। डिवाइन ट्रैवल ज्यू की आवाज़ धीरे धीरे मंद पड़ गई, जैसे ही सनलाइट के रेशे धागों में बदलकर एक कोकून बना चुके थे जो डिवाइन ट्रैवल ज्यू और जेड बांस को लपेट रहा था। वर्डेंट ग्रेट सन ने अपने सफ़ेद पंख फैलाए और सूरज की ओर उड़ता रहा। जैसे जैसे वो उड़ता गया, वो रोशनी का कोकून और मोटा होता गया, भारी होता गया। थोड़ी देर बाद वो कोकून फट गया और उसमें से हरे प्रकाश से चमकती एक तितली निकली। मैं सफल हुआ। आज से मैं डिवाइन ट्रैवल गू नहीं, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू हूं, हा हा हा। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू खुश होकर वर्डेंट ग्रेट सन के चारों ओर उड़ने लगा, लेकिन अचानक चीख उठा, अरे नहीं! वर्डेंट ग्रेट सन, अपनी पंखों को देखो। सूरज की रोशनी में उसके पंख अपने मूल आकार से 3 गुना बड़े हो चुके थे। घबराओ मत, मैंने ये पहले ही देख लिया था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पंख जितने बड़े होंगे उतने मजबूत और तेज उड़ सकेंगे। वर्डेंट ग्रेट सन ने जोर से हंसते हुए कहा। जल्दी से बादलों में छिप जाओ और उड़ना बंद करो, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ज्यू ने घबराकर कहा। चिंता मत करो, सब ठीक है, वर्डेंट ग्रेट सन ने बड़ी बेफिक्री से कहा। उसकी पीठ पर लगी सेल्फ विंग्स और भी बड़ी होती गईं, यहां तक कि शरीर से भी बड़ी हो गईं। वर्डेंट ग्रेट सन की रफ्तार भी और बढ़ती गई। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू, तुम्हें क्या लगता है 9 हेवेंस के ऊपर क्या है? वो और ऊपर की ओर उड़ता चला गया। रुक जाओ, उड़ना बंद करो, अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ज्यू ने घबराकर कहा। क्यों डरते हो? मैं कैसे गिर सकता हूं? देखो मेरे पंख कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं। वर्डेंट ग्रेट सन अभी बोल ही रहा था कि अचानक उसके पंख अपनी सीमा तक फैलकर फट गए। पंख टूटते ही वो सीधा नीचे गिर पड़ा। आखिरकार वो जमीन पर आकर गिरा और उसका शरीर इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना भी मुश्किल था। रेंजू का सबसे बड़ा बेटा अपने अंत को पहुंचा। सदर्न बॉर्डर में होटान माउंटेन पर लाल भूरे पत्थरों पर कुछ वाइन रखी हुई थी। पहाड़ की गर्मी से वाइन का तापमान बिल्कुल सही बना हुआ था। सूरज की किरणें चमक रही थीं। फांग युआन ने अपना प्याला उठाया और एक ही सांस में वाइन पी गया। क्या बढ़िया वाइन है, इसे तो इसी तापमान पर पीना चाहिए, उसने संतुष्ट होकर सांस छोड़ी। उसके पास ही बाइनिंग बिंग बैठी थी, लेकिन उसने वाइन को हाथ भी नहीं लगाया। उसकी निगाहें दूर सैनचा माउंटेन की दिशा में थीं। वहां 3 रोशनी के स्तंभ आसमान की ओर उठ रहे थे, जो हेवेंस को चीरते हुए ऊपर जा रहे थे। तुम अब भी पी रहे हो? कई महीने बीत गए। 3 किंग्स इनहेरिटेंस 2 बार खुल चुका है। टाइमू बाई अब सांचा माउंटेन पर नियंत्रण कर रहा है और उसने सभी डिमोनिक जू मास्टर्स को भगा दिया है। हम इतने महीने से हुओटैन माउंटेन पर छिपे बैठे हैं, क्या अब भी बस देखते रहेंगे? बाई निंग बिंग ने नाराज होकर कहा। वो मौत से नहीं डरती थी, उसे बस जिंदगी में रोमांच चाहिए था।
शायद टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों की बातें उसे प्रेरित कर गई थीं, या शायद फैंग युआन की बढ़ती ताकत ने उसे और मेहनती बना दिया था। पिछले कुछ महीनों से वो लगातार कल्टिवेशन में लगी रही, अपनी एप्टीट्यूड बढ़ने की परवाह किए बिना। मेरे हिसाब से अब भी मौका है। हम 3 किंग्स इनहेरिटेंस में घुस सकते हैं। बस टाइमू बाई के अंदर जाने का इंतजार करो, फिर हमला करें। हमारी ताकत के सामने सैंचा माउंटेन पर कोई टिक नहीं सकेगा। बाय निंग बिंग की आवाज में जोश था, लेकिन फांग युआन पूरी तरह शांत था, चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। कोई जल्दबाजी नहीं। टाइमू बाई टाई क्लैन की शान है। पहले वो क्लैन लीडर रह चुका है, रैंक 5 पीक स्टेज का कल्टिवेटर है। वो बहुत ऊंचा व्यक्ति है। और हम तो बस उसके पैरों के नीचे के चूहे हैं। उसे उड़ने दो, और ऊंचा और ऊंचा। इतना कहकर उसने अपना प्याला उठाया, सैंचा माउंटेन की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, आओ लॉर्ड सीनियर टाइमू बाई, ये जूनियर तुम्हें एक जाम पेश करता है। बाय निंग बिंग ने फांग युआन की ओर देखा, लेकिन उसे सिर्फ वो काली आंखें दिखीं, गहरी, शांत और इतनी गहरी जैसे किसी अंतहीन खाई की तरह। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।